नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विनायक नेशनल ITI में आपका स्वागत है। और आज के सेशन में करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन प्रथम वर्ष के MCQ, जिसमें हमारा क्लास 5 आज होगा। और इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं आपका मैग्नेट और एंड कैपेसिटर। तो मैग्नेट और कैपेसिटर के जितने भी MCQ हैं इस क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बेहतर ढंग से ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़िए और उसको लर्न करिए। ठीक है, तो बिना किसी देरी किए हुए हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो शुरू करेंगे, जो कि आज का देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, दिया है कि परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। तो यहाँ पे कैपेसिटर है और 3 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक 20 का है, सॉरी एक 30 माइक्रोफैरेड का है, एक 10 का है और एक 30 माइक्रोफैरेड का है। 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इसकी टोटल कितना कैपेसिटेंस टोटल होगा उसकी गणना करना है। तो ये देखिए आपका किस क्रम में लगा हुआ, पहले हम देखेंगे। ये हमारा सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ है, तो हम इसके कैपेसिटेंस के निकालने की गणना करेंगे। सीरीज क्रम का फार्मूला होता है C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये सीरीज के लिए होता है। तो पहला आपका है 1/30 10 और 30। ठीक है, तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 और ये 1, अब बटे के 30। तो टोटल 5 अपान आपका हो जाएगा 30। तो डिवाइड करेंगे तो 1/6। तो टोटल कैपेसिटेंस हमारा हो जाएगा कितना, 6 माइक्रोफैरेड। हमारा उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 6 माइक्रोफैरेड आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर देखेंगे तो बी सही होगा, 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ कमियां हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या दिक्कत हो रही है पढ़ने में या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पूछा है कि संधारिता की इकाई क्या है, कैपेसिटर का मात्रक क्या है। तो हमें पता है कि कैपेसिटर का मात्रक क्या होता है, फैरेड होता है। क्या होता है, फैरेड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या होगा, सी। जबकि महो किसका होता है, चालकता का। हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का। और कूलम आवेश का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि न्यूमेरिकल से है, तो न्यूमेरिकल के सभी क्वेश्चन को हम लोग हल भी करेंगे कि उसका आंसर कैसे आया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कैपेसिटर का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो। तो यहाँ पे धारिता पूछा है। ठीक है, तो हमारा धारिता का सूत्र होता है कैपेसिटर में C इक्वल टू Q/V, जहां पर हमारा क्या होता है, Q क्या है, आवेश है कैपेसिटर का, और V क्या है, वोल्ट का। ठीक है, और C क्या है, धारिता। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे कि किसकी किसकी वैल्यू दे रखा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आवेश की वैल्यू दे रखा है, Q की वैल्यू दे दिया है
0.5 अब बटे वोल्टेज कितना है हमारा 35 वोल्ट। तो यदि हम इसको हल करेंगे तो इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 5/385। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.14। ठीक है, क्या आएगा फैरेड, 0.14 फैरेड। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। सेशन को बीच बीच में लाइक जरूर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संधारिता के मान को कैसे कम किया जा सकता है, यानी जो हमारा कैपेसिटर है अगर उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू ज्यादा है तो उसको हमको कम रखना है, यानी कम करना है, तो उसको कैसे हम बनाएं कि वो कम हो जाए। ठीक है, कह रहा है कि प्लेट को क्षेत्रफल को बढ़ाकर, दोस्तों अगर हम प्लेट के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो उसकी एरिया बढ़ जाएगी, जिससे उसका कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है। ठीक है, अब दिया है कि प्लेटों के प्रतिरोध को बढ़ाकर, फिर अगला कहा है कि प्लेटों के मध्य की दूरी को बढ़ाकर और उच्च पराविद्युत नियतांक पदार्थ का उपयोग करके। तो देखिए जब हम कैपेसिटर के बीच में दो कंडक्टर के बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल रखते हैं, यदि उनकी दूरी क्या है ज्यादा हो जाएगी बढ़ जाएगी तो हमारा कैपेसिटेंस का मान कम हो जाता है। ठीक है, अगर हम कोई चालक दो ले लें और इसके बीच में एक इंसुलेटर लगा दें तो इनके गैप बीच का जो गैप अगर बढ़ेगा तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। तो प्लेटों की मध्य की दूरी को क्या करेंगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा है कि पराचुंबकीय पदार्थ कौन है। तो इसमें देखेंगे कि हमारा पराचुंबकीय पदार्थ डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो वायु और इस्पात क्या है ये सब चुंबकीय है। प्लेटिनम चुंबकीय, हमारा वाटर जल क्या है पराचुंबकीय पदार्थ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी फॉर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन का है कि कौन सा कारक विद्युत चुंबक की पोलैरिटी को प्रभावित करता है। तो देखिए जो हमारे चुंबक होता है उसकी हमारी दो पोलैरिटी होती है। ठीक है, चुंबक में हमेशा हमारी कितनी पोलैरिटी होती है दो होती है, एक होता है एन दूसरा होता है यस। तो इस पोलैरिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं कि कब यहाँ पर यस होगा और कब यहाँ पर यन होगा। तो ये पोलैरिटी इसकी चेंज होती है, इसके इसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है सर्किट में उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो किसके ऊपर करेगा करंट की दिशा, धारा की दिशा। तो हम देखेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बड़की बहू। तो कुंडली की लंबाई से दिशा नहीं बदलेगी, ना ही इसकी शक्ति से ना ही चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति से। तो धारा की दिशा से पोलैरिटी बदलती है। तो ऑप्शन बी फॉर। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स की इकाई पूछा है। ठीक है, तो इसकी इकाई हमारी क्या होती है मैग्नेटिक फोर्स की एम्पियर टर्न होती है। कितना हम जितना टर्न करेंगे उसके हिसाब से हमारा एम्पियर बनेगा और उसके हिसाब से हमारा फ्लक्स जनरेट होगा। तो इसका सूत्र हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर प्रति टर्न। क्या हो जाएगा एम्पियर प्रति टर्न, सी
और छोटकी बहू। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखेंगे कि हमारा इंडक्टर है, क्या पूछा है, इंडक्टर। तो हमारा इंडक्टर क्या होता है, प्रेरक तो क्या होता है, देखेंगे कि यदि किसी हम, ये हमारी कोई परिनलिका है और इस परिनलिका पे जब हम कंडक्टर से कॉपर की बाइंडिंग कर देते हैं तो इसमें मैग्नेट जनरेट होता है। क्या होता है, मैग्नेट, ठीक है, जिसे एक फ्लक्स बनता है, जिसे क्या कहते हैं हम, प्रेरकत्व। तो इस फ्लक्स को, इस इंडक्टर को किस क्रम में जोड़ना है, या तो हमारा सीरीज में जुड़ा हो, ठीक है, या दूसरा पूछ दे कि पैरेलल। सीरीज पैरेलल का फार्मूला पूछा है, तो अगर सीरीज का पूछे तो हमारा इंडक्टेंस की वैल्यू यल से प्रेजेंट करते हैं, तो यल बराबर होता है L1 प्लस L2 प्लस L3, ठीक है। ये किसके लिए होता है, श्रेणी के लिए, जबकि वहीं समांतर के लिए क्या हो जाएगा, समांतर के लिए हो जाएगा L इक्वल टू 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस के 1/L2 प्लस 1/L3 हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज के लिए पूछा है, तो सीरीज के लिए हमारा कौन सा फार्मूला लगेगा भाई, L1 L2 L3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। देख रहे हैं कि L1 L2 L3, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमीयंस की इकाई क्या होती है। तो देखेंगे दोस्तों परमीयंस क्या होता है। जैसे हमारे किसी परिपथ में ये कोई परिपथ है, तो इसमें धारा का फ्लो होता है, तो उसके लिए धारा को फ्लो करने के लिए हमें क्या होता है, आवेश होता है, आवेश होता है। इसी तरीके से यदि हम किसी सोलेनाइड पर कोई कुंडली बनाते हैं इस तरीके से, और इस कुंडली में जो मैग्नेट बनता है, जो फ्लक्स बनता है, वो आवेश जो है फ्लो होता है, किसके वजह से होता है, जो आवेश फ्लो होता है उसको कहते हैं परमीयंस कहते हैं, ठीक है, परमीयंस कहते हैं। तो परमीयंस की इकाई पूछा है, तो परमीयंस की इकाई क्या होती है, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर टर्न, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कि परिनलिका कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खोजने के लिए कौन सा नियम लागू किया जाता है। तो परिनलिका की कुंडली में हम चुंबक की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लागू करते हैं। किसका, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। तो हमारे फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम क्या कहता है, यदि हम किसी अपने दाएं अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो आपस में क्या हो, परस्पर लंबवत, जिसमें हमारे अंगूठा जो है वो किसकी गति की दिशा को प्रेजेंट करता है, और बीच वाली उंगली धारा की दिशा को प्रेजेंट करती है, और इसके तर्जनी जो होती है मैग्नेट को प्रेजेंट करती है। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि श्रेणी परिपथ की कुल धारिता की गणना कीजिए। यहाँ भी फिर देखिए कैलकुलेशन आ गया है। सीरीज में लगा हुआ है कैपेसिटर कितने 10 10 के हैं, एक 20 माइक्रोफैरेड का है। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा 1/10 प्लस के 1/10 प्लस 1/20। इसको हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 20। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस के 1/20। तो 2 2 4 1 5/20 5 चौको 20 1/4। तो यानी कितना आ जाएगा 4 माइक्रो फैरेड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये 4 माइक्रो फैरेड। ठीक है 4 माइक्रो फैरेड ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला में विभिन्न वोल्टेज रेटिंग संधारित्रों को जोड़ने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखिए सीरीज में जब भी हम कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक जो है कि उसके वोल्टेज ड्रॉप उसकी वोल्टेज रेटिंग हमेशा क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बी। ठीक है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है। तो हमारा देखिए बिस्मिथ और ग्रेफाइट ये सब क्या है चुंबकीय पदार्थ है, जबकि हमारा तांबा क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल है अचुंबकीय पदार्थ है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। जबकि क्लिट वायरिंग तो वो वायरिंग का है। ठीक है तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए एक ये बीएच कर्व दिया गया है फिगर में। हमारा बीएच वक्र पूछा है। ठीक है तो बीएच वक्र क्या होता है हमारा ये होता है एक कोरोसिव पॉइंट और ये इंड पॉइंट होता है जिसे कहते हैं संतृप्त अवस्था। ठीक है तो ये संतृप्त अवस्था है। और बीएच कर्व हम क्यों खींचते हैं इसलिए खींचते हैं किसी मैग्नेट की विशेषता के बारे में जानना है कि कितना मजबूत अच्छा मैग्नेट है या वीक मैग्नेट है। तो इस तरीके से ग्राफ से हम जानकारी लेते हैं। ठीक है तो यहाँ पे इस ग्राफ में इस पॉइंट को पूछा है तो इस वाले पॉइंट को कोरोसिविटी पॉइंट बोलते हैं। ठीक है कोरोसिविटी पॉइंट कहते हैं। इसको क्यों कहते हैं क्योंकि कोरोसिविटी पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि जब हम मैग्नेट को किसी अन्य तत्व के साथ या धातु के साथ रख दें तो इसका अवशेष उसमें नहीं जाना चाहिए। जहां से जिस बिंदु से उसमें अवशेष इसका मैग्नेट का नहीं जाता है उस पॉइंट को हम कोरोसिविटी पॉइंट कहते हैं। और इस वाले पॉइंट को लास्ट वाले को क्या कहते हैं संतृप्त बिंदु कहते हैं। ठीक है और ये जो पूरा ग्राफ बनता है कितना दूरी तक है ये कितना स्ट्रांग है तो हमारा मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करेगा कि मैग्नेटिक फोर्स कितना ज्यादा लगेगा। ठीक है तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन का है कि विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबक की सर्किट में समान शब्द क्या है। तो चुंबकीय सर्किट में विद्युत परिपथ में चालकता के लिए तो चालकता के लिए जो है कि परमियंस होता है जो चुंबकीय सर्किट को आगे ले जाता है फ्लक्स को आगे ले जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी परमियंस। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रिलेक्टेंस की इकाई पूछा है, ठीक है, तो एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है। हमारे रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न प्रति वेबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप एक विद्युत चुंबक की खींचने की ताकत को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो किसी भी मैग्नेट को अगर हमें ताकतवर बनाना है तो उसके तीव्रता को, यानी प्रत्येक बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र घनत्व है प्रत्येक बिंदु पर, उसको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ सकता है? इसको बोलते हैं, इस क्रिया को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि फ्लक्स घनत्व तो हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है? तो हमारा जो है कि फ्लक्स घनत्व चुंबकीय बल से हमेशा पीछे रहता है, उसको हिस्टेरिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टेरिसिस। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता को नहीं कहेंगे, मैं चुंबकीय प्रेरण को भी नहीं कहेंगे और अवशेष चुंबक को भी नहीं कहेंगे। हिस्टेरिसिस क्या होता है कि जब हमारा कोई कुंडली होती है और उसमें जब हम मान लीजिए हमारी कोई कुंडली है और इस कुंडली में जब हम धारा का फ्लो करते हैं तो इसमें मैग्नेट बनता है। तो ये मैग्नेट एक बार प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रूप में जब होता है तो इसमें हीट उत्पन्न होती है और इस हीट से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको ही कहते हैं हिस्टेरिसिस लॉसेस। तो ये क्या होता है? हमेशा फ्लक्स चुंबकीय बल से पीछे रहता है, तो इसे क्या कहेंगे? हिस्टेरिसिस। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, हाँ, अगला क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई कोई धातु पर ईडी करंट का इफेक्ट पड़ता है। किसका पड़ता है? ईडी करंट का। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, भंवर धारा। जब हम सर्किट में करंट को फ्लो करते हैं तो उसमें हमारी एक ईडी करंट उत्पन्न होती है जिसे कहते हैं भंवर धारा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ईडी करंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला पूछा है कि वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो जो है कि एयर कैपेसिटर जो है हमारा रेडियो रिसीवर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? रेडियो रिसीवर में। ठीक है, जबकि लाउडेस्ट स्पीकर में नहीं किया जाता है। ऑक्सीलेटर तो हमारा दूसरा हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है फ्रीक्वेंसी वगैरह के लिए। और टीवी ट्यूनर जो है कि ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम यूज करते हैं टीवी ट्यूनर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी, रेडियो रिसीवर में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि यदि ध्रुवीकृत इलेक्ट्रोलाइट संधारित्र विपरीत रूप से जुड़ा हुआ होगा तो क्या होगा? देखिए, कभी भी हम जो है कि पोलराइज इलेक्ट्रिक कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो अगर उल्टा कर देंगे तो उसमें क्या होगी? शॉर्ट सर्किट होगी। उल्टा जोड़ेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसमें हमारी क्या होगी? हीट ज्यादा उत्पन्न होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, जिससे हमारा कैपेसिटर क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अत्यधिक गर्मी के कारण क्या होगा? विस्फोट हो जाएगा। तो उत्तर बी सही होगा। इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। परिपथ में धारा कम हो जाएगी। धारा कम नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी।
संधारित्र का मान बढ़ाया जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और धारा तो एकदम भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गर्मी के कारण विस्फोट हो जाएगा, इसलिए हम उसको सावधानी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पूछा है कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो हम जानते हैं कि ये सब अनुचुंबकीय हैं, निकेल, प्लेटिनम, मैग्नीज, ठीक है। और हमारा पराचुंबकीय क्या होगा? लकड़ी, क्या हो जाएगा? ए, वुड, लकड़ी जो है पराचुंबकीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या होती है? तो फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई हमारे टेस्ला होती है। टेस्ला एक वैज्ञानिक है जिनके नाम पे, जिन्होंने फ्लक्स मोटर का आविष्कार किया, टेस्ला। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। मात्रक क्या होगा? फ्लक्स घनत्व का एसआई इकाई क्या हो जाएगी? टेस्ला, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ का बीएच वक्र हिस्टैरिसीस लूप के आकार को क्या दर्शाता है? तो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो है कि किसी मैग्नेट का बीएच वक्र जब खींचते हैं, ठीक है, क्या बी एच कर्व, तो बीएच कर्व क्या होता है? किसी पदार्थ के मैग्नेट की विशेषता को देखा जाता है, ठीक है। उसकी विशेषता को देखेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे कि ये हमारा मैग्नेट बेहतर है या कमजोर है, ठीक है। तो बीएच कर्व से क्या देखते हैं? पदार्थ की चुंबकीय विशेषताएं। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या होगा? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया है कौन सी विद्युत मात्रा सीधे भंवर धारा के समानुपाती है? तो फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, क्या होती है? फ्रीक्वेंसी विद्युत धारा के सीधे समानुपाती होती है, ईडी करंट के समानुपाती। ईडी करंट अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी बढ़ेगी। वोल्टेज के समानुपाती नहीं होती है, ना ही धारा के समानुपाती होती है, और रेजिस्टेंस के तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी के साथ उत्तर चला जाएगा। क्या होगा? आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। तो भंवर धारा के समानुपाती क्या होता है? आवृत्ति होती है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है कि परमिबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो देखिए, परमिबिलिटी के परिवर्तन, परमिबिलिटी परिवर्तन हमारा कब होगा? जब उसका फ्लक्स घनत्व चेंज होगा, ठीक है। तो क्या होगा? फ्लक्स घनत्व। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी सही हो जाएगा, फ्लक्स घनत्व। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें बहुत खास किस्म का कैपेसिटर बना होता है, जिसकी वैल्यू बहुत अच्छी होती है और उसकी समय सीमा बहुत ज्यादा होती है, जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है, उसकी लॉन्ग लाइफ होती है। तो वो टाइटेलम होता है। क्या होता है? टाइटेलम प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक
टैटेलम प्रकार का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक टैटेलम प्रकार का यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक फिल्म प्रकार का, सिरेमिक डिस्क प्रकार का, इलेक्ट्रोलाइटिक एल्युमिनियम, ये सारी चीजें हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, लेकिन टैटेलम जो है कि अंतरिक्ष के उसमें किया जाता है। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को देखते रहिए और बताइए कुछ कमी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा या ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि क्वेश्चन कैसे लग रहा है, या तेजी है या समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना सुझाव जरूर दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र का क्या प्रभाव है अगर खुला परिपथ दोष होता है। तो देखिए यदि कोई सर्किट है या कैपेसिटर है, अगर उसको ओपन रखेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई रिएक्शंस नहीं आएंगे। ठीक है, यानी कि वो कोई कार्य ही नहीं करेगा। जब सर्किट ही ओपन है तो कार्य कहाँ से करेगा, तो क्या दोष होगा, वो कार्य नहीं करेगा, इट विल नॉट फंक्शन। अगर ओपन है कैपेसिटर तो वो कार्य नहीं करेगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक बार में फट जाएगा, यह लीक हो जाएगा, यह सामान्य रूप से कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो ना फटेगा ना लीक होगा ना सामान्य रूप से काम करेगा। जब उसमें पावर ही नहीं रहेगा तो सामान्य या सामान्य की बात ही नहीं है, तो यह कार्य ही नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एनर्जी रहेगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही शॉर्ट होगा तो फिर तुरंत काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन गड़बड़ गया 30। अब अगला क्वेश्चन है 30। कह रहा है यदि संधारित्र में प्लेटों की दूरी कम हो जाती है तो धारिता के मान में क्या परिवर्तन होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यदि कैपेसिटर है और उसके प्लेटों की दूरी बढ़ जाएगी तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर दूरी घट जाती है तो उसकी धारिता का मान बढ़ेगा। तो उसमें कैपेसिटेंस का मान क्या हो जाएगा, अगर यदि कैपेसिटर में प्लेट की दूरी को कम कर दें हम, यानी कि बिल्कुल पास कर दें, तो उसका कैपेसिटेंस मान की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कैपेसिटर को यदि प्लेट नजदीक करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर दूर रखेंगे तो घट जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि चुंबक की विशेषता दर्शाई गई है। तो देखिए ये हमारा मैग्नेट है और इस मैग्नेट में हमारा दो पोल बना हुआ है, एक एन पोल है और एक एस पोल है। तो ये दोनों हमारे किसको प्रेजेंट करते हैं, कि दिशा को, डायरेक्शन को प्रेजेंट करते हैं। तो ये शुरुआत इसकी इस बिंदु से होती है, इस बिंदु से इधर का साउथ पोल है और यहाँ से यहाँ तक का नॉर्थ पोल है। तो दिशा की विशेषता को ये क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो इस तरीके का फिगर जहां भी दिखे तो आप ऑप्शन क्या टिक कर दीजिएगा, दिशा की विशेषता, दिशी विशेषता। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। ठीक है, तो स्टील, वायु दिया है, स्टील दिया हुआ है, कांच और जल। तो हमारा जो है वायु इसमें क्या होगा, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, जबकि इस्पात चुंबकीय हो जाएगा, कांच चुंबकीय, जल चुंबकीय। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वायु अनुचुंबकीय पदार्थ होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य हेतु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है,
तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इंडक्शन मेथड का प्रयोग करते हैं। ये एकल स्पर्श और दोहरा स्पर्श और ये तो इससे मैग्नेट बनता है, लेकिन ये जब तक वर्क करते हैं तभी तक बना रहता है और तुरंत फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन इंडक्शन में अस्थायी मैग्नेट बनता है, तो प्रेरण विधि, ठीक है, इसमें ज्यादा मैग्नेट भी बनता है, इनमें बहुत कम बनता है, ठीक है। तो इनका यूज बहुत कम होता है, ठीक है, इनका यूज बिल्कुल कम है। तो इंडक्शन मेथड, प्रेरण विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, अस्थायी मैग्नेट बना लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ती है तो प्रेरण का प्रभाव क्या होगा। देखिए, अगर हम कोई मैग्नेट है, कोई हमारी कॉइल है, तो उसमें जितना नंबर ऑफ टर्न हम बढ़ाएंगे उतना ही उसमें इंडक्शन प्रेरण उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो क्या होगा, घुमावों की दूरी बीच में बढ़ेगी तो प्रेरण का प्रभाव बढ़ता है। ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ना घटेगा, ना शून्य होगा, ना समान रहेगा, क्या होगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। चलिए, तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ए, बढ़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन का है कि संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या है। तो आप जानते हैं कुचालक क्या करता है, धारा के प्रवाह को रोकता है। तो कैपेसिटर में हमको पता है कि कैपेसिटर हमारा कैसे बनता है, दो चालक के बीच एक क्या होता है, अचालक, और ये हमारा चालक होता है, ये भी चालक होता है। ये जो अचालक है क्या करेगा, इन दोनों को शॉर्ट सर्किट होने से बचा देगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी, प्लेटों के बीच लघुपतन से बचाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी, ठीक है, प्लेट के बीच लघुपतन से बचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो देखते हैं तो लाइक करें और कमेंट तो जरूर करें कि क्वेश्चन कैसा लग रहा है, शैली कैसी है पढ़ाने की, ठीक है। बाकी आपको उतना ही बताया जा रहा है जो आपकी परीक्षा में आसानी से आपको याद हो जाए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, कि आप क्वेश्चन को कैसे आसानी से तैयार कर पाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया कि संधारित्र में धारिता का मान किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो मतलब कह रहा है कैपेसिटर जो है किसके द्वारा, ये डिपेंड करेगा कि हमारा मजबूत कैपेसिटेंस है, ज्यादा है कि कम है। तो उसके जो उसमें प्लेट लगे होते हैं, प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है। तो उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, ना कि उसके आकार पे, प्लेट के पदार्थ या प्लेट की मोटाई पे, उसके क्षेत्रफल पे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि आरएफ चलिए तो देखते हैं कि आरएफ युग्मन सर्किट में किस प्रकार के संधारित्र का उपयोग किया जाता है। तो आरएफ युग्मन में हमारा मोनोलिथिक कैपेसिटर का यूज किया जाता है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, बी, मोनोलिथिक, ठीक है। तो आज के जो है कि सेशन में क्लास 5 में हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटर के बारे में। जितना एमसीक्यू क्वेश्चन था निम्न पैटर्न पे हमने सारा कर लिया इस चैप्टर का। अगला हमारा चैप्टर होगा क्लास 6 में, पढ़ेंगे एसी सर्किट के बारे में। अगर मैं एक ही क्लास में सारा क्वेश्चन पढ़ा दूंगा तो आपको ज्यादा ओवर हो जाएगा, इसके लिए दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिससे आपके परीक्षा में आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ
आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।